नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यू प्रकार ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे ही क्वेश्चन को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने ना देखे हों तो उन्हें भी जाकर आप देख लें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएँ। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तहत भारत के कुल वनों का प्रतिशत कितना है? देखिए, इसमें वन आगे जोड़ लीजिए, वन मिस हो गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तहत भारत के कुल वनों का प्रतिशत कितना है? देखिए, पहले तो जान लेते हैं कि इस बार की वन स्थिति रिपोर्ट किस नंबर की थी। तो वो 16वें नंबर की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और इस बार अगर हम आंसर की बात करें तो टोटल वन है 24.56%। ठीक है, आपका आंसर होगा 24.56%। देखिए, अगर हम बात करें कि पहली वन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, तो वो प्रकाशित हुई थी 1927 में। और प्रत्येक 2 वर्ष में यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है। ठीक है, और एक चीज़ और देखिएगा आप कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। ठीक है, देखिए, देहरादून में इसका मुख्यालय है। प्रत्येक 2 वर्ष में यह जनगणना या जो भी इनकी गणना होती है वनों की, वह होती है। ठीक है, और भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है, अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारत में सबसे अधिक वन राज्यों में पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। प्रतिशत वन की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मिजोरम में। ठीक है, और इस बार की जो वन रिपोर्ट थी उसमें जो प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है वो हुई है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वनों की वृद्धि हुई। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक हैं? भारत में किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। मतलब ऐसे वन जो ग्रीष्मकालीन मौसम के शुरुआत में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ऐसे वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसमें आप कुछ पेड़ जैसे आपके शीशम हो गया, साल हो गया, सागौन हो गया, ठीक है, आपके आम, आंवला, ठीक है, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे वन वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर एवरेज में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैव विविधता शब्द किसने दिया? मतलब किस व्यक्ति ने जैव विविधता शब्द दिया? तो आपका आंसर होगा जी रोजन ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है जी रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया, जबकि इसको विस्तार रूप से विल्सन ने, यानी संकल्पनात्मक या विस्तार रूप से विल्सन ने इसको दिखाया। ठीक है, जबकि एक वर्ड और है जैविक विविधता। ठीक है, वो रेमंड ने दिया है, लेकिन जैव विविधता से जो दिया है वो जी रोजन ने दिया है। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। पारिस्थितिकी जो शब्द है वो हैकल ने दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? मतलब जहाँ पर कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, यानी ऐसी स्थिति, ऐसी अनुकूल परिस्थिति के कारण जहाँ पर प्राणियों, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की अधिकता पाई जाती है वहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किन वनों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसी कारण से जैव विविधता का भंडार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं,
ठीक है। और सारी प्रकार के मतलब कई प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियाँ जानवर इस तरीके के रहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस देश के जंगलों में सर्वाधिक जीव हैं? ठीक है, आप जीव कह सकते हो या जैव विविधता कह सकते हो। ठीक है, किस देश के जंगलों में सर्वाधिक जैव विविधता है? तो आंसर होगा ब्राज़ील के। ठीक है, ब्राज़ील के बारे में जानते हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और वहाँ का ये सबसे बड़ा देश है, ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा देश है। एक नदी है अमेज़न, जो कि अफवाह क्षेत्र के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेज़न भी मुख्यतः ब्राज़ील में ही बहती है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए। और एक चीज़ देखिए कि ब्राज़ील में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी कारण ब्राज़ील में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का प्रथम हॉट स्पॉट कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भारत का प्रथम हॉट स्पॉट बनाया गया? तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। ठीक है, तो पहला जो है वो यही है। अंडमान की कुछ जनजातियां हैं जैसे सैम्पन, सेंटनेलीज, की जनजातियां भी पूछी जाती हैं, इसलिए आप इन्हें भी याद रख लें। यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, और अगर हम हॉट स्पॉट की बात करें तो हॉट स्पॉट होता क्या है? देखिए, जहाँ पर स्थानीय या वैश्विक दृष्टि से जातियों की बहुलता होती है, यानी बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन आवास विनाश का संकट भी उन पर ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे स्थानों को हम संवेदनशील स्थान या हॉट स्पॉट स्थान कहते हैं। ठीक है, या जातियों की पर्याप्तता तो होती है, एक स्थानीय जातियों की कई प्रकार की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जो अस्तित्व है उस पर भी संकट होता है। ऐसे स्थान को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। तो भारत का जो पहला हॉट स्पॉट था वो अंडमान एवं निकोबार था, लक्षद्वीप को बनाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1939 में, 1942 में, 1938 में, 1949 में? देखिए, इसमें लगभग वो सारे ही आंसर गलत हैं। आपका आंसर होगा 1936 में। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई और पहले से हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। ठीक है, पहले इसका नाम जो था वो हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। जो नैनीताल जिला है उसमें ये स्थित है। अगर कुछ और जाने तो यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, तो सारे ही कोर्सेज से रिलेटेड जो है वो सारे पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय वनस्पति संरक्षण के लिए कौन सा स्थान पद्धति के अंतर्गत नहीं आता? यानी वनस्पति संरक्षण को देने के लिए कौन सा स्थान, देखिए पद्धति के अंतर्गत में लिख लीजिए आप स्वस्थानीय पद्धति। ठीक है, कुछ प्रिंट करना मिस हो गया है। स्वस्थानीय, जिसे हम इन सीटू भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वस्थानीय जोड़ लीजिए। स्वस्थानीय पद्धति का मतलब होता है कि किसी भी जीव या प्रजाति को उसके ही स्थान पर संरक्षण देना स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत आता है। तो आपसे पूछा गया है वह स्थान कौन सा नहीं है। देखिए, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या समुद्री संरक्षित क्षेत्र? तो आपका होगा वनस्पति उद्यान, उसके अंदर नहीं आता। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, समुद्री संरक्षित क्षेत्र की बात करें, तो ये वही स्थान होते हैं जहां पर उन जीवों को पाया जाता है और उनको संरक्षण के लिए वहीं पर एक स्थान दे दिया जाता है। तो ऐसे स्थानों को हम स्वस्थानीय पद्धति के तहत कहते हैं, जबकि वनस्पति उद्यान वैसा नहीं होता, ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक है,
अगर हम इसके अदर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका चिड़ियाघर जो जू होता है वह भी आपका इन सीटू पद्धति के तहत नहीं आता। जंतु उद्यान हो गया, वृक्ष जीव उद्यान हो गया, ये सारे उद्यान ऐसे होते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, यानी कि जीवों को उनके मूल स्थान से लाकर किसी अन्यत्र अन्य जगह पर उनका वास किया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है और उनको संवर्धन किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? यानी भारत का पहला बायो रिजर्व कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी क्षेत्र। यह 1986 में बनाया गया था। ठीक है। अगर हम कच्छ के रण की बात करें तो यह भी भारत का जैव मंडल है, लेकिन यह अगर इससे हम पूछें तो ये सबसे बड़ा है, यानी इससे प्रश्न बनता है ये सबसे बड़ा है। और मन्नार की खाड़ी ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है? मतलब भारत के किस राज्य में जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में स्थित है। भारत के एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, और भारत में ही सबसे ज़्यादा वन जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ देखिएगा, सबसे ज़्यादा जनजाति भी जो हैं वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। तो दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।